Hello champs, I welcome every one of you in this new video. I am your mentor Satyam Pandey. I hope you all are fine and I'm fine too. चलिए स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं हमारी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो सीरीज हम कर रहे थे। इसके अंदर हमने ऑलरेडी 2 चैप्टर्स कवर कर दिए हैं एंड दिस विल बी गोइंग टू बी वेरी फ्रूटफुल फॉर योर 2026 बोर्ड एग्जामिनेशन जो अभी 18th ऑफ मार्च को होने वाला है। ठीक है, आज जो इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम अवर चैप्टर नंबर 3, जिसमें हम करेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो गवर्नमेंट ने लिए थे इन द ईयर 1991। ओके, इसके अंदर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये 3 जो रिफॉर्म्स थे वो हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने लिए थे ताकि हम अपनी इकोनॉमी को रिफॉर्म कर पाए। ओके, सो यहाँ पे एक कंसेंसस है इन द वर्ल्ड दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नॉट ऑल एंड द जीडीपी इज नॉट नेसेसरली अ मेजर ऑफ प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी। कहा गया है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड जीडीपी को हम ये नहीं कह सकते कि ये प्रोग्रेस का मेजर है। ऐसा क्यों कहा गया? ये कहा गया बाय द के आर नारायणन, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्यों कहा गया इस चैप्टर में हम जानेंगे। ओके, एंड इस चैप्टर के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, देख लेते हैं। अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड ऑफ द रिफॉर्म पॉलिसीज इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन 1991। यानी 1991 के अंदर जो रिफॉर्म पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की गई थी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसका बैकग्राउंड समझेंगे। अंडरस्टैंड करेंगे मैकेनिज्म थ्रू विच रिफॉर्म पॉलिसीज वर इंट्रोड्यूस। ऐसे कौन से मैकेनिज्म्स को यूज करके हमने रिफॉर्म पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस किया था। कॉम्प्रीहेंड द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया। ठीक है, उसकी क्या इम्प्लीकेशन रही ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस के, एंड बी अवेयर ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ रिफॉर्म प्रोसेस इन वेरियस सेक्टर। ठीक है, तो जितने सेक्टर्स थे उनका इन रिफॉर्म्स पे क्या, मतलब इन रिफॉर्म्स की वजह से उन पे क्या फर्क पड़ा, वो सब चीजें इस वीडियो में रहने वाली है। ठीक है, तो अगर इंट्रोडक्शन की बात करें, सो पोस्ट इंडिपेंडेंस की स्ट्रेटजी थी मिक्स्ड इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को। यानी जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो उसके बाद गवर्नमेंट ने डिसाइड करा कि हम मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल को क्या करते हैं अपने इंडिया में इंप्लीमेंट करेंगे, जिसमें कंबाइनिंग एडवांटेजेस होंगे किसके, कैपिटलिस्ट मॉडल के भी और सोशलिस्ट सिस्टम के भी। ठीक है, कुछ क्रिटिक्स हैं जो इसके खिलाफ बोलते हैं, जैसे कि जो रूल्स एंड लॉज जो यूज किए गए थे बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर द इंडिपेंडेंस वर मेंट टू रेगुलेट। ठीक है, वो रेगुलेट करने के लिए थे और एंड हुआ और उनकी वजह से क्या हुआ, जो ग्रोथ थी और डेवलपमेंट थी वो हैम्पर हुई। ठीक है, जो ग्रोथ और डेवलपमेंट थी वो हैम्पर हुई। बट कुछ सपोर्टर्स भी थे, सपोर्टर्स ने क्या कहा, वी अचीव्ड ग्रोथ इन सेविंग्स। हमने सेविंग्स के अंदर ग्रोथ अचीव करी, यानी ज्यादातर लोग जो हैं अपने पैसे को सेव करने लगे। ठीक है, एक डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप हुआ और एक सस्टेन्ड एग्रीकल्चरल आउटपुट आया, जिससे हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए इन द फूड ग्रेन प्रोडक्शन आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन आया था एम एस स्वामीनाथन जी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में, जिसके अंदर हम व्हीट एंड राइस की प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट हो गए। ओके, तो अगर हम 1991 का टाइम पीरियड देखें, क्योंकि इसके पहले का जो टाइम पीरियड था वो हमने पिछले वाली वीडियो में डिस्कस कर लिया था चैप्टर 2 में। तो इसमें क्या था कि इंडिया जो है मीट एन इकोनॉमिक क्राइसिस रिलेटेड टू एक्सटर्नल डेट। ठीक है, यानी कि इन पॉलिसीज की वजह से इंडिया को इकोनॉमिक क्राइसिस फेस करने पड़े। ठीक है, और इंडिया के ऊपर काफी ज्यादा एक्सटर्नल डेट यानी बाहरी कर्जा जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया था। ठीक है, एंड इसके 3 रीजन थे। 3 रीजन क्या थे कि मतलब 3 इसके रिजल्ट आए, आउटकम आए कि गवर्नमेंट अनेबल टू मेक रीपेमेंट्स ऑन बोरोविंग्स फ्रॉम अब्रॉड। यानी गवर्नमेंट ने जो बाहर से पैसा उधार पे लिया हुआ था उसकी जो इंटरेस्ट पेमेंट थी वो गवर्नमेंट नहीं कर पा रही थी और रीपेमेंट भी नहीं कर पा रही थी। तो पहला तो रिजल्ट ये रहा। ठीक है, जिसकी वजह से एक्सटर्नल डेट जो है हमारा और बढ़ रहा था। फिर जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स क्या होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअली फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में डॉलर्स होते हैं, फॉरेन करेंसीज होती हैं, गोल्ड होता है, काफी सारी चीजें होती हैं। जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है उसको हम यूज कर सकते हैं फॉर ट्रेडिंग इन द इंटरनेशनल मार्केट। ठीक है, अगर मैं किसी और कंट्री से ट्रेड करना है, लाइक हमें किसी से सामान लेना है, इंपोर्ट कराना है, तो उसके बदले हमें जो पैसा देना होता है वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के फॉर्म में देना होता है। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो थे बहुत ज्यादा लो लेवल पे थे, यानी इनसफिशिएंट थे, और हमारे पास सिर्फ इतना फॉरेक्स रिजर्व पड़ा था जिसके जिसके थ्रू हम सिर्फ 15 डेज का जो फ्यूल है, जो हमारा क्रूड ऑयल है, वो बाहर से इंपोर्ट कर पाते। ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास पैसे नहीं थे। ओके,
और थर्ड आउटकम ये रहा कि जो प्राइसेस थे एसेंशियल गुड्स के वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगे, राइजिंग प्राइसेस ऑफ द एसेंशियल कमोडिटीज गुड्स। तो रिजल्ट क्या रहा कि गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करे नई सेट ऑफ पॉलिसी मेजर्स। गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड न्यू सेट ऑफ पॉलिसी मेजर्स जिसने चेंज कर दिया द डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज। ठीक है, जिसने चेंज कर दिया द डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज। एंड क्या रिफॉर्म्स थे वो ही आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। देखो, फाइनेंशियल क्राइसिस का जो ओरिजिन है वो कैसे हुआ। ठीक है, वो हुआ बिकॉज ऑफ इनएफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इन द 1980s। ठीक है, यानी 1980s में जो इकोनॉमिक मैनेजमेंट था वो काफी ज्यादा इनएफिशिएंट था, जिसकी वजह से ये फाइनेंशियल क्राइसिस का ओरिजिन हुआ। जिसके अंदर हमने तीन चीजें पढ़ी कि गवर्नमेंट के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो रीपेमेंट कर पाए अपने एक्सटर्नल डेट का। सेकंड था कि गवर्नमेंट के पास फॉरेक्स जो रिजर्व से बहुत ही ज्यादा कम थे और इतने ही बचे थे कि वो 15 दिन का अपना फ्यूल जो है इंपोर्ट कर पाती बाहर से। एंड जो हमारे एसेंशियल गुड्स थे उसके जो प्राइसेस थे वो बहुत ज्यादा हाई थे, बहुत ज्यादा बढ़े हुए थे। तो ये जो था हमारा इनकम एक्सपेंडिचर का मिसमैच था, यानी हमारा जो एक्सपेंडिचर था वो बहुत ज्यादा था और एज कंपेयर टू हमारा जो इनकम थी वो बहुत कम थी। देखो, जो गवर्नमेंट के पास पैसा आता था, गवर्नमेंट के पास जो फंड आते थे वो आते थे फ्रॉम द टैक्सेशन। जो गवर्नमेंट टैक्स लगाती है उससे पैसा आता था, और जो रनिंग करती है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को उसके जो प्रॉफिट्स होते थे उससे पैसा गवर्नमेंट के पास आता था। ठीक है, वाइल जो एक्सपेंडिचर था, जो खर्च था, वो ज्यादा था इनकम से। कैसे? गवर्नमेंट बहुत ज्यादा बोरो कर चुकी थी फ्रॉम द बैंक्स ऑल्सो, क्योंकि एक्सपेंडिचर ज्यादा था तो गवर्नमेंट को बाहर से पैसा उधार लेना पड़ा, बैंक से पैसा उधार लेना पड़ा, अपने डोमेस्टिक सिटीजन से और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। ठीक है, सो यानी कि इससे पता चलता है जो हमारी इनकम थी वो कम थी एज कम्पेयर टू आवर एक्सपेंडिचर। एंड इसकी वजह से क्या होता था कि गवर्नमेंट को बाहर से बहुत ज्यादा डेट लेना पड़ा, और विद इन द कंट्री भी इंटरनल डेट भी बहुत ज्यादा था गवर्नमेंट के ऊपर। ठीक है, और जो इंपोर्ट से एसेंशियल आइटम्स के जैसे कि पेट्रोलियम आर पेड इन डॉलर्स। ठीक है, जो हमें एक्सपोर्ट से मिलते थे। बट जैसे कि मैंने बताया था कि गवर्नमेंट ने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जैसी पॉलिसीज और काफी सारे टैरिफ्स, कोटास, रेस्ट्रिक्शंस लगाए हुए थे, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट भी बहुत ज्यादा नहीं होता था। अगर एक्सपोर्ट होता तो उससे हमारे फॉरेक्स रिजर्व बढ़ने के चांसेस थे, बट वो भी नहीं होता था। ठीक है, एंड जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हमारे जो फॉरेक्स थे उसकी जो लिमिट है वो बहुत ज्यादा लो थी। ठीक है, फॉरेक्स हमारे पास नहीं बचे थे। ओके, बट क्वेश्चन ये उठता है कि ये फॉल हुए क्यों, व्हाई डिड इट फॉल। ठीक है, देखो, जो डेवलपमेंट पॉलिसीज थी रिक्वायर्ड ओवर शूटिंग रेवेन्यू टू मीट चैलेंजेस। जो डेवलपमेंट पॉलिसीज थी आफ्टर द इंडिपेंडेंस, तो उसमें गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना था, एक्सपेंडिचर करना था डेवलप करने के लिए चीजों को। ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा, यानी हमारा जो रेवेन्यू होता, जो हमारी इनकम होती थी उससे ज्यादा हमारा एक्सपेंडिचर होता था। एंड बिकॉज हमारी कंट्री में क्या था, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा थी, पोवर्टी थी, और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बहुत तेजी से हो रहा था। एंड उसको मीट करने के लिए गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर करने की रिक्वायरमेंट थी। फिर उसके बाद कंटिन्यूड स्पेंडिंग डिड नॉट जनरेट एडिशनल रेवेन्यू, यानी कि ये जो कंटिन्यू स्पेंडिंग हो रही थी इससे कुछ एडिशनल रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा था, सिर्फ पैसा खर्च हो रहा था। ठीक है, एंड गवर्नमेंट कुड नॉट जनरेट सफिशिएंट इंटरनल सोर्सेस। सफिशिएंट इंटरनल सोर्सेस से टैक्सेशन से भी इतना पैसा नहीं जनरेट कर पा रही थी। फिर लार्ज शेयर ऑफ इनकम जो था, जो लार्ज शेयर ऑफ इनकम आता था वो कहाँ पे स्पेंड होता था, ऑन एरियाज विदाउट इमीडिएट रिटर्न्स। ऐसे एरियाज में जहां पे तुरंत पैसे की वापसी नहीं हो रही, जैसे कि सोशल सेक्टर, डिफेंस। यहाँ पे आपको वापस रिटर्न नहीं मिलता। सोशल सेक्टर में अगर आप पैसा खर्च कर रहे हो तो आप वेलफेयर मोटिव के लिए कर रहे हो, वहां पे प्रॉफिट मोटिव आपको नहीं हो रहा। ठीक है, ना प्रॉफिट मिलेगा आपको, क्योंकि आप वो पॉवर्टी में, हेल्थ केयर में, एजुकेशन में खर्च कर रहे हो, तो उसके अंदर जो रिटर्न है वो अराउंड आता है 50 ईयर्स बाद, 60 ईयर्स बाद। उसी तरीके से डिफेंस में भी आप अगर एक्सपेंडिचर कर रहे हो तो आपको जब वॉर की सिचुएशन आएगी तब आपको उसकी हेल्प मिलेगी। तो कोई ऐसा नहीं था कि ऐसे इमीडिएट रिटर्न्स की कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं थी। फिर इनकम फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो गवर्नमेंट कंपनीज चल रही थी वाज नॉट हाई इनफ, यानी इतना पैसा वो अर्न नहीं कर रही थी, काफी सारी तो लॉस में जा रही थी, और जो थी भी चल भी रही थी उनके पास इतना रेवेन्यू नहीं आता था। जो फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, जो हमने बोरो किया हुआ था,
जो हमने पैसा बाहर से उधार लिया था वो फॉरेक्स मतलब डॉलर्स की टर्म्स में ही उधार लिया था, उसको स्पेंड करते थे ऑन मीटिंग द कंजम्पशन नीड्स, जैसे कि फ्यूल को इंपोर्ट करना है, ऑयल इंपोर्ट करना है, और बाकी जो एसेंशियल कमोडिटीज हमें बाहर से इंपोर्ट करनी है उसके ऊपर ज्यादातर पैसा हमारा खर्च हो जाता था। ठीक है, फिर नो अटेम्प्ट वॉज मेड टू रिड्यूस प्रोफ्लिगेट स्पेंडिंग, जो एक्स्ट्रा स्पेंडिंग हो रही थी इन सब चीजों पे उसके ऊपर कोई स्टेप नहीं लिया गया कि उसको कम किया जाए, और इनसफिशिएंट अटेंशन टू बूस्ट एक्सपोर्ट्स, और एक्सपोर्ट्स के ऊपर भी ध्यान नहीं दिया कि एक्सपोर्ट बढ़ाने चाहिए, उसके ऊपर भी कोई ध्यान नहीं था। ठीक है, तो ये सारे रीजन से जिसकी वजह से हमारा जो एक्सपेंडिचर था वो बहुत ज्यादा था एज कम्पेयर टू अवर इनकम, एंड इसी की वजह से जो हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व थे उनकी जो क्वांटिटी है बहुत कम हो गई थी। ठीक है, तो जो हमारा एक्सपेंडिचर था वो एक्सीड कर रहा था रेवेन्यू से बाय अनसस्टेनेबल मार्जिन्स। जैसे हमने बताया क्यों एक्सपेंड कर रहा था, बिकॉज हमारा जो एक्सपेंडिचर था वो हमारे रेवेन्यू से काफी ज्यादा था। इसकी वजह से जो प्राइस थे, जो कमोडिटीज के दाम थे वो बढ़ने लगे बहुत तेजी से, और इंपोर्ट्स जो है बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने लगे, हमें बाहर से सामान इंपोर्ट करना पड़ता था विदाउट मैचिंग एक्सपोर्ट्स। ठीक है, विदाउट मैचिंग एक्सपोर्ट्स यानी हमारे इंपोर्ट्स जो थे वो बहुत ज्यादा थे एज कम्पेयर टू अवर एक्सपोर्ट्स। ठीक है, एक्सपोर्ट्स से हमारे जो इंपोर्ट्स हैं वो काफी ज्यादा हुआ करते थे। ओके, तो फॉरेक्स कुड नॉट लास्ट फॉर 2 वीक्स, और इतना ही फॉरेक्स बचा था कि सिर्फ वो 2 हफ्ते ही चल पाए, 15 दिन चल पाए। तो नो फॉरेक्स टू पे इंटरेस्ट टू इंटरनेशनल लेंडर्स, नो कंट्री फंडर विलिंग टू लेंड। ओके, सो इंटरेस्ट पेमेंट के लिए जो इंटरनेशनल लेंडर्स को देनी थी हमें, उसके लिए भी हमारे पास फॉरेक्स नहीं बचा था, और कोई भी कंट्री हमें फंड करने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि हमारी सिचुएशन इतनी खराब थी कि कोई भी कंट्री हमें मदद करने के लिए तैयार नहीं थी। तो फिर ऐसी सिचुएशन में क्या किया, इंडिया ने अप्रोच किया वर्ल्ड बैंक को। ठीक है, इसको आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, आईबीआरडी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको वर्ल्ड बैंक कहते हैं, एंड उसके साथ आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसके पास इंडिया गई और इंडिया ने इससे मदद मांगी कि हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास डेट बहुत ज्यादा है, हमें हमारी कंट्री को मदद करो। ठीक है, और वहां से उसको $7 बिलियन लोन जो है वो मिले, हेल्प की उन्होंने हमारे को, ताकि हम अपने क्राइसिस को मैनेज कर पाए। बट हमारे पास कुछ कंडीशंस लगा दी, और हमें उन कंडीशंस को फॉलो करना था, तभी हमें वो पैसा मिलता। ठीक है, कंडीशनैलिटीज ये थी कि इंटरनेशनल एजेंसीज एक्सपेक्टेड इंडिया टू लिबरलाइज, वो चाहती थी कि हम हमारी जो इंडिया है जिसको हमने अभी तक बंद कर रखा है, अपनी मार्केट को क्लोज कर रखा है, किसी को हम आने नहीं दे रहे, उसको क्या करो, आप ओपन करो, लिबरलाइज करो। ओपन द इकोनॉमी बाय रिमूविंग प्राइवेट सेक्टर रिस्ट्रिक्शंस, जो भी आपने प्राइवेट सेक्टर के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं वो सब रिस्ट्रिक्शंस को आप हटाओ। रिड्यूस गवर्नमेंट रोल, जो गवर्नमेंट का रोल है उसको आप कम करो, एंड रिमूव ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, जो आपने ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं उसको भी आपको कम करना पड़ेगा। और सोल्यूशन क्या रहा कि इंडिया ने एग्री करा इस कंडीशन पे, $7 बिलियन की जो लोन थी, वो एड थी, वो ले ली, और अनाउंस कर दिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज। ठीक है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज जिसको हम एलपीजी रिफॉर्म्स कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ये जो रिफॉर्म्स से ये गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करे। ठीक है, तो इसमें कुछ शॉर्ट टर्म मेजर्स गवर्नमेंट ने लिए और कुछ लॉन्ग टर्म मेजर्स लिए। ठीक है, शॉर्ट टर्म मेजर्स को हम कहते हैं स्टेबलाइजेशन मेजर्स, स्टेबलाइजेशन मेजर्स। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए थे। इसमें क्या था, करेक्ट करना था बैलेंस ऑफ पेमेंट की वीकनेस को, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की वीकनेस, जैसे हमारे पास जो हमारा डेफिसिट था वो बहुत ज्यादा था, यानी जो हमने एक्सटर्नल डेट लिया हुआ था वो बहुत ज्यादा था, और हमारा जो रिसिप्ट था, जो इनकम का सोर्स था वो बहुत कम था। तो पहली चीज हमें क्या करनी थी, तुरंत के तुरंत शॉर्ट टर्म में हमें हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो वीकनेस थी उसको सुधारना था, और हमको इन्फ्लेशन, जो महंगाई है, उसको कंट्रोल में लाना था, ब्रिंग इन्फ्लेशन अंडर द कंट्रोल। ठीक है, और मेंटेन करना था सफिशिएंट फॉरेक्स रिजर्व। ठीक है, सफिशिएंट फॉरेक्स रिजर्व को मेंटेन करने की जरूरत पड़ी। ओके, और फिर हम बात करते हैं हमारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स से, जो स्ट्रक्चर को ही चेंज करते, और ये लॉन्ग टर्म मेजर्स थे, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के मेजर्स थे। इसमें क्या था कि हमें
हमारी इकोनॉमी की जो एफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव करना है, इंक्रीज करना है इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस, और हमारे को रिमूव करनी है हमारी रिजिडिटीज, जैसे कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में हमने कोटाज और टैरिफ लगा रखे थे, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन लगा रखा था, उसको हमें रिड्यूस करना है, ठीक है। और थर्ड ये था कि हमें क्रिएट करना है कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट जिसमें हम रिमूव करेंगे बैरियर्स टू एंट्री एंड ग्रोथ, ठीक है। एंड जिसके थ्रू हम ये तीनों ही पॉलिसीज को रिड्यूस किया, लिबरलाइजेशन पॉलिसीज, प्राइवेटाइजेशन पॉलिसीज एंड ग्लोबलाइजेशन पॉलिसीज, ठीक है। क्या मतलब है लिबरलाइजेशन का, प्राइवेटाइजेशन का, ग्लोबलाइजेशन का, समझते हैं। और इसको हटाने मतलब इसको इंट्रोड्यूस करने से कैसे इंडिया को हेल्प मिली वो भी समझते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज लिबरलाइजेशन, व्हाट इज लिबरलाइजेशन, ठीक है। लिबरलाइजेशन का मतलब थोड़ा लिबरल हो रहे हो आप, थोड़ी छूट दे रहे हो। लिबरलाइजेशन का मतलब ये है कि आप थोड़ी छूट दे रहे हो। देखो 1991 से पहले जो रूल्स और लॉस थे वो बहुत ज्यादा हिंड्रेंस क्रिएट करते थे। हिंड्रेंस किस तरीके से क्रिएट करते थे कि आप अगर आपको कोई भी चीज या कोई भी इंडस्ट्री ओपन करनी है तो आपको उसके लिए लाइसेंस लेना है। लाइसेंस वाला सिस्टम कहा जाता है ना, लाइसेंस लेना है, आपको लाइसेंस लेना है, और लाइसेंस लेने में बहुत टाइम लगता था। लाइसेंस लेने के लिए लॉबी करना पड़ता था मिनिस्टर्स के साथ, ऑफिसर्स के साथ, इंडस्ट्रियल्स को, और अपने कंपटीशन को लाइसेंस ना मिले ऐसी प्रैक्टिस वो लोग करते थे, ना कि अपने प्रोडक्ट को इंप्रूव करने की कोशिश करते थे। तो 1991 से पहले जो रूल्स एंड लॉस थे वो एक मेजर हिंड्रेंस के तौर पे काम करते थे, रुकावट थे। तो लिबरलाइजेशन ने इस चीज को एंड करा। लिबरलाइजेशन पुट एन एंड टू दीज रेस्ट्रिक्शंस। लिबरलाइजेशन ने इन रेस्ट्रिक्शंस को एंड कर दिया, ठीक है। तो ये लिबरलाइजेशन के जो मेजर्स थे ये 1991 के पहले से लिए जा रहे थे। लाइक 1980s में कुछ शॉर्ट टर्म मेजर्स लिए गए थे, बट 1991 में जो मेजर्स लिए गए थे वो बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव मेजर थे, ठीक है। तो सबसे पहला एरिया जो था वो था डी रेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर की एंट्री वो जो है लिबरलाइज कर दी कि वो अब एंटर कर सकते हैं। और पब्लिक सेक्टर ने थोड़ा सा क्या करा, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चीजें देनी चालू कर दी, डीरेगुलेट करा इंडस्ट्रियल सेक्टर को पब्लिक सेक्टर ने, ठीक है। पहले पुराने तरीके में क्या होता था, ओल्ड वे समझ लेते हैं, फिर समझते हैं कि क्या किया गवर्नमेंट ने। पहले होता था इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, परमिशन नीडेड टू स्टार्ट क्लोज डिसाइड प्रोडक्ट अमाउंट्स, यानी कि अगर आपको कोई इंडस्ट्री ओपन करनी है उसके लिए लाइसेंस लो, अगर क्लोज करनी है उसके लिए लाइसेंस लो, अगर एक्सपेंड करनी है उसके लिए लाइसेंस लो, कितना प्रोड्यूस करना है उसके लिए लाइसेंस लो। तो ये जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग थी ये बहुत ज्यादा हिंड्रेंस क्रिएट कर रही थी इन द ग्रोथ। सेकंड थी कि प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज को अलाउ नहीं किया गया था। काफी इंडस्ट्रीज में प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज वर नॉट अलाउड इन वेरियस मेजर सेक्टर्स, ठीक है। तो ये भी कह सकते हो एक हिंड्रेंस था। थर्ड, सम गुड्स रिजर्व्ड ओनली फॉर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कुछ ऐसी गुड इंडस्ट्रीज थी जिनको सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए ही ओपन थी, बिग प्लेयर्स के लिए उसको ओपन नहीं किया गया था, ठीक है। एंड फोर्थ था कंट्रोल ऑन प्राइस फिक्सेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और प्राइस क्यों फिक्स रखना, ठीक है, कि इससे ज्यादा प्राइस नहीं जाना चाहिए ताकि ये वेलफेयर हो। बट इसकी वजह से क्या होता था, प्राइवेट प्लेयर्स जो है डिमोटिवेट होते थे, उनको प्रॉफिट अर्न करने के लिए वो इंडस्ट्री ओपन करते हैं। अगर आप उनका प्राइस फिक्स कर दोगे तो वो किस तरीके से प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो इस वे में भी वो एक तरीके की हिंड्रेंस थी। तो 1991 के बाद ये जो डीरेगुलेशन किया इसमें क्या मेजर्स लिए गवर्नमेंट ने वो समझते हैं, द न्यू वे। और हमने किस तरीके से हमारा जो पोटेंशियल था उसको अनलॉक करा वो समझते हैं। किया क्या गवर्नमेंट ने लाइसेंसिंग को अबॉलिश कर दिया। जो लाइसेंस लेना पड़ता था इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को, उसको अबॉलिश कर दिया फॉर ऑलमोस्ट ऑल, ठीक है। सारे सेक्टर्स के लिए, खाली 6 सेक्टर्स के लिए लाइसेंस लेना जरूरी है, जैसे कि अल्कोहल, सिगरेट्स, हैजार्डस केमिकल्स, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस एंड ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। इन सेक्टर्स के अगर अंदर आपको इंडस्ट्रीज बनानी है, एक्सपैंड करनी है, क्लोज करनी है, तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेना जरूरी है, बिकॉज ये मेजर सेक्टर्स हैं और इसके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल होना भी चाहिए, ठीक है। फिर पब्लिक सेक्टर रिजर्व्ड इंडस्ट्रीज रिड्यूस्ड टू एटॉमिक एनर्जी जनरेशन एंड सम कोर एक्टिविटीज इन रेलवे ट्रांसपोर्ट, यानी कि पहले जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज हर जगह थी, हर काइंड ऑफ प्रोडक्ट में पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज थी, उनको रिड्यूस कर दिया गया, जो रिजर्व इंडस्ट्रीज उनको कम कर दिया गया, और सिर्फ वो सीमित थी एटॉमिक एनर्जी, पावर जनरेशन एंड रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। एटॉमिक एनर्जी, पावर जनरेशन एंड रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट सिर्फ इतनी ही सीमित कर दी, और बाकी सब में प्राइवेट सेक्टर आ सकते हैं और इंडस्ट्रीज को ओपन कर सकते हैं। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज
के लिए प्रोडक्ट को रिजर्व यानी गुड्स को रिजर्व किया गया था कि ये गुड्स सिर्फ यही इंडस्ट्रीज बनाएंगे, उनको डी रिजर्व कर दिया गया, उनको डी रिजर्व कर दिया गया और मार्केट को अलाउ करा कि वो डिटरमाइन कर पाए प्राइसेस इन द मोस्ट इंडस्ट्रीज। मार्केट अलाउड टू डिटरमाइन प्राइस, यानी प्राइस को डीरेगुलेट कर दिया। अभी तक प्राइस फिक्सेशन कौन करता था? गवर्नमेंट करती थी, लेकिन अब जो है मार्केट खुद, इंडस्ट्रीज खुद कर सकती हैं। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स जो है बहुत अच्छे स्टेप्स है जिसने इंडियन इकोनॉमी को लिबरलाइज किया। करते हैं आगे। ठीक है, एरिया 2, एरिया 1 था डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, एरिया 2 था लिबरलाइजेशन के अंदर ही हम डिस्कस करें, एरिया 2 था हमारा फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। ठीक है, गवर्नमेंट एक कमेटी बनाई थी, नरसिम्हन कमेटी। क्या नाम था? ठीक है, सिम्हन कमेटी। ठीक है, और इस कमेटी का निर्माण किया गया था 1991 में। ठीक है, इसको नरसिम्हन कमेटी फर्स्ट कहते थे, क्योंकि एक कमेटी और बनी थी 1998 में, नरसिम्हन कमेटी 2। ठीक है, तो वो भी मतलब सेम ही पर्सन थे, नरसिम्हन वाज द चेयरमैन ऑफ द कमेटी। तो नरसिम्हन कमेटी 1 जो थी वो थी ऑन फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, एंड नरसिम्हन कमेटी 2 थी, वो थी बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए। तो बैंकिंग सेक्टर तो बाद में करेंगे, अभी पहले हम फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स जो लिबरलाइजेशन के टाइम पे हुआ 1991 में हुआ वो देखते हैं। ठीक है, तो ये क्या थी, व्हाट इज इट? इंक्लूड्स कमर्शियल बैंक्स, इसमें कमर्शियल बैंक्स थे, इन्वेस्टमेंट बैंक्स थे। ठीक है, और स्टॉक एक्सचेंज जो था वो इसमें कवर था फाइनेंशियल सेक्टर में, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट थी। ठीक है, और स्टेप लिया गया कि इसको रेगुलेट कौन करेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज द रेगुलेटर। ठीक है, अभी तक क्या था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज द रेगुलेटर। ठीक है, मतलब रेगुलेट करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था। ठीक है, सो एक बिग शिफ्ट लिया गया 1991 में आफ्टर फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, और नरसिम्हम कमेटी फर्स्ट की जो कह सकते हो रिकमेंडेशंस थे, नरसिम्हम कमेटी फर्स्ट के जो रिकमेंडेशंस थे, इसको याद रखना आप, फ्यूचर में काम आएगा। तो उन्होंने कहा कि हमें आरबीआई को एक रेगुलेटर के तौर पे स्टैब्लिश नहीं करना चाहिए, एक फैसिलिटेटर के तौर पे स्टैब्लिश। लेकिन रेगुलेटर में मतलब क्या होता है? रेगुलेटर मतलब हर चीज को आरबीआई रेगुलेट करेगी, लेकिन इससे बहुत ज्यादा हिंड्रेंस क्रिएट हो रही थी। तो गवर्नमेंट ने ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हन कमेटी ये डिसीजन लिया कि हमें जो रोल है आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एक सेंट्रल बैंक है हमारी कंट्री का, उसको फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर बना दो। सिर्फ वो फैसिलिटेट करेगी, फैसिलिटेटर, ये लिखा अगर नहीं समझा तो मैं लिख देता हूं, फैसिलिटेटर, फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर, यानी फाइनेंशियल सेक्टर कैन टेक डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग आरबीआई। आरबीआई को कंसल्ट करे बगैर भी वो फाइनेंशियल मतलब डिसीजन ले सकती है फाइनेंशियल सेक्टर। ठीक है, और इसमें कुछ स्टेप्स लिए गए, यानी कि जो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स थे उसमें कुछ स्टेप्स लिए गए, जैसे कि स्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। अभी तक ज्यादातर बैंक जो थे वो नेशनलाइज थे। नेशनलाइज मतलब आरबीआई के कंट्रोल में, मतलब जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स होंगे वो भी आरबीआई के कंट्रोल में होंगे, फैसिलिटेट करेगा आरबीआई। बट अभी तक जो जितने भी बैंक्स थे वो सब कौन से थे? पब्लिक सेक्टर बैंक्स। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स बहुत ही कम थे, लिमिटेड थे। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का एस्टेब्लिशमेंट जो है इंक्रीज होने लगा, चाहे वो इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, चाहे वो फॉरेन प्राइवेट सेक्टर बैंक हो। ठीक है, दोनों को ही एंट्री अलाउड कर दी गई बैंकिंग सेक्टर में। फिर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट था, यानी बाहर के लोग जो इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, उनकी लिमिट को भी रेज कर दिया गया कि बाहर के लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जो बैंक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो 74% तक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज याद रखना कि कुछ सर्टेन मैनेजरियल जो एस्पेक्ट्स थे, कुछ मैनेजरियल एस्पेक्ट्स थे वो अभी भी आरबीआई के पास थे, ताकि वो अकाउंट होल्डर, ठीक है, उनके जो इंटरेस्ट है उसको सेफ गार्ड कर पाए। ठीक है, तो हमने देखा कि स्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, चाहे वो इंडियन हो या फॉरेनर हो। फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स लिमिट जो बैंकिंग सेक्टर में थी उसको इंक्रीज कर दिया गया टू द 74%। एंड फिर बैंक्स को फ्रीडम दी गई कि वो सेटअप न्यू ब्रांचेस और रेशनलाइज नेटवर्क विदाउट आरबीआई अप्रूवल। वो नई नई ब्रांचेस को ओपन कर सकते हैं, रेशनलाइज कर सकते हैं, उसके लिए उनको आरबीआई की अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कुछ कंडीशंस मेट होंगी तभी, कुछ कंडीशंस लगाई थी, अगर वो कंडीशन फुलफिल कर रही हैं बैंक्स, ठीक है, तो वो कर सकती हैं। फिर रिसोर्सेज कैन बी जनरेटेड फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड। जो रिसोर्सेज हैं उनको जनरेट किया जा सकता है, चाहे वो इंडिया हो चाहे अब्रॉड, कहीं से भी। ठीक है, और जो हमारे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जिनको हम FII भी कहते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं हमारे, जैसे कि मर्चेंट बैंकर्स,
ठीक है, जो बाहर से यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही हैं। म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स, उनको भी अलाउ किया गया कि वो इंडियन मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे एक होमवर्क है, आप करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, ताकि आपको थोड़ी अपनी तरफ से भी कुछ एफर्ट करना चाहो तो कर सकते हो, बट हम मेजर पोर्शन साथ साथ कवर कर रहे हैं, सारी चीजें कवर कर रहे हैं। ठीक है, कोई चीज मिस नहीं होगी। तो हमने फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स भी देख लिए, बढ़ते हैं आगे। एरिया 3 था हमारा लिबरलाइजेशन के अंदर टैक्स रिफॉर्म्स। ठीक है, एरिया 3 था हमारा टैक्स रिफॉर्म्स, इसको हम फिस्कल पॉलिसी भी कहते हैं। टैक्स के अंदर क्या गवर्नमेंट ने रिफॉर्म लिए वो देख लेते हैं। देखो, फोकस क्या था कि रिफॉर्म्स इन गवर्नमेंट टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट का इस सेक्टर में एम क्या था कि वो रिफॉर्म लाए गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसीज में और गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करती है उसमें। ठीक है, तो एक दो तरीके की टैक्सेस होता है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स जो इनकम टैक्स होता है, प्रॉपर्टी टैक्स होता है, वो होता है डायरेक्ट टैक्स। और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे कि हमारा जीएसटी, आज के टाइम पे जीएसटी चल रहा है वो। तो जो डायरेक्ट टैक्सेस थे, जैसे इनकम्स और प्रॉफिट्स पे लगता है कंटिन्यूस रिडक्शन सिंस 1991। तो इनकम टैक्स के ऊपर रिडक्शन होगी, यानी इनकम टैक्स जो अभी तक ज्यादा था उसको हम धीरे धीरे कम करेंगे। गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि टैक्सेशन जो है, इनकम टैक्सेशन, वो हम कम करेंगे। हाई रेट्स कॉज टैक्स इवेजन, क्योंकि अगर हम ज्यादा इनकम टैक्स लगाते हैं तो लोग जो है टैक्स नहीं देते और टैक्स इवेड करते हैं, टैक्स की चोरी करते हैं। तो उससे अच्छा हम कम टैक्स लगाएंगे ताकि ये जो टैक्स की चोरी कर रहे हैं लोग, वो टैक्स की चोरी ना करें और टैक्स भरे। और मॉडरेट रेट्स अगर होंगे तो वो एनकरेज करेंगे कि लोग सेविंग्स करें, वॉलेंटरी डिस्क्लोजर करें कि हम हमारे पास इतना पैसा है, ताकि वो इजिली लोग गवर्नमेंट की नजर में आए और उसके ऊपर टैक्स लगे। और जो कॉर्पोरेट टैक्स था उसको भी धीरे धीरे कम किया, जो कंपनीज के ऊपर टैक्स लगता है उसको भी धीरे धीरे कम किया। और दूसरा हमारा टैक्सेशन था हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो कमोडिटीज पे लगता है या हम कोई सर्विस यूज कर रहे हैं उस पर लगता है। तो रिफॉर्म, उसके ऊपर भी रिफॉर्म लाया गया टू फैसिलिटेट अ कॉमन नेशनल मार्केट, टू फैसिलिटेट अ कॉमन नेशनल मार्केट। और 2016 में एक अमेंडमेंट लाई गई और इंट्रोड्यूस किया गया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये क्या था, हमारा इनडायरेक्ट टैक्स का ही पार्ट था। जैसे मैंने बताया, पहले के टाइम पे इनडायरेक्ट टैक्स में काफी सारी चीजें होती थी, बट इसको मर्ज करके 2016 में अमेंडमेंट लाया गया और 2017 के अंदर 1 फरवरी 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, और इसकी एक्सपेक्टेशन ये है अभी कि ये जनरेट करेगा एडिशनल रेवेन्यू। ठीक है, रिड्यूस करेगा टैक्स इवेजन, क्रिएट करेगा वन नेशन वन टैक्स, यानी पूरे देश में एक टाइप ऑफ टैक्स लग रहा है ताकि लोगों को कंफ्यूजन कम हो एक मार्केट के लिए। सिंप्लीफिकेशन, लोअर्ड रेट्स टू एनकरेज कंप्लायंस, और सिंप्लीफाई कर दिया टैक्स के प्रोसेस को, सबमिट करना, फाइल करना, इससे कंप्लायंस जो है बहुत ज्यादा एनकरेज होगा। ठीक है, हमने एरिया थर्ड भी देख लिया कि टैक्स रिफॉर्म्स में क्या किया गया कि डायरेक्ट टैक्सेस को कम करा गया, कॉर्पोरेट टैक्सेस को कम किया गया, इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी क्या किया गया, फैसिलिटेट किया गया। ठीक है, फिर बात करते हैं एरिया 4 की, जो है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में क्या रिफॉर्म्स लाया गया वो भी देख लेते हैं। पहला इमीडिएट मेजर ये था जो 1991 में लिया गया कि रुपी को डीवैल्यू किया गया, रुपी की जो वैल्यू है उसको कम किया गया, डीवैल्यूएशन किया गया। ठीक है, रुपी वॉज डीवैल्यूड अगेंस्ट द फॉरेन करेंसीज टू रिजॉल्व बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, क्योंकि अभी जो है रुपी जो है वो डॉलर के साथ एक कंपटीशन में था, बट अब क्या किया गया कि रुपी की वैल्यू को कम किया गया, रुपी की वैल्यू को कम किया गया। मान लो अगर $1 जो है, मान लो 50 रुपीज का था, तो उस $1 की जो वैल्यू थी उसको कम करके 60 लाया गया, इतना रिड्यूस करा गया। एक तरीके से ये एग्जाम्पल है, ये मैं मतलब एक एग्जाम्पल है, काइंड ऑफ एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से जो है इसको डीवैल्यू किया गया, गवर्नमेंट ने डीवैल्यू करा रुपी को। ठीक है, तो पेमेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को इसको मैनेज करने के लिए, इससे क्या होगा, इंक्रीज होगा इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो बाहर के लोगों को जो हमारा सामान है वो सस्ता पड़ेगा, क्योंकि $1 के बदले जो हमें उनको अभी तक $50 का सामान मिलता था, $1 के बदले अभी तक उनको जो $50 का सामान मिलता था, अब $1 के बदले उनको 60 रुपीज का सामान मिलेगा, यानी उनको सेम $1 के बदले सामान ज्यादा रुपए का सामान मिल रहा है। तो वो ज्यादा ज्यादा परचेज करेंगे हमसे और हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो बाहर से हमारे पास पैसा आएगा और हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो इंक्रीज होंगे और हमारा फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो बढ़ेगा। फिर शिफ्ट क्या हुआ कि फ्री डिटर्मिनेशन ऑफ रुपी वैल्यू फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल। ठीक है, यानी कि अभी तक ये जो रुपी की जो ऊपर नीचे जो हो रहा था डॉलर के मुकाबले, जो
फॉरेन एक्सचेंज रेट था वो ऊपर नीचे जो गवर्नमेंट कर रही थी अपने हिसाब से फिक्स कर रही थी, उसको गवर्नमेंट ने क्या करा कि फ्रीली डिटरमाइन करने की अलाउड कर दिया। ठीक है, कि अब जो मार्केट है वो डिटरमाइन करेगी एक्सचेंज रेट क्या होगा बेस्ड ऑन द डिमांड एंड सप्लाई। जितनी डिमांड है जितनी सप्लाई है उसके बेसिस पे जो है फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होगा। लेकिन अभी भी जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में कभी कभी जब जरूरत पड़ती है तो आरबीआई जो इंटरवीन करती है और ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू क्या करती है, डॉलर्स को सेल करती है या खरीदती है, ये काम अभी भी करती है। ठीक है, तो हमने 4 एरियाज देखे जिसमें लिबरलाइजेशन में रिफॉर्म्स लिए गए। पहला था हमारा डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, फिर था फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, फिर था हमारा टैक्स रिफॉर्म जिसको हम फिस्कल पॉलिसी कहते हैं, और फिर फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हमारा एरिया जो 5 है वो है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स। कि एरिया 5 में क्या स्टेप्स लिए गए, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स क्या थे। ठीक है, तो इंडिया जो है अभी क्या करती थी, जब कोई ट्रेड होता था तो बाहर सामान आता था उस पर कोटा और टैरिफ लगाती थी, और एक्सपोर्ट करने में भी बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस थी। तो इंडिया यूज करती थी क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस। हमने चैप्टर 2 में पढ़ा है कि इंडिया क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस में क्या करती थी, जिसमें वो एंड हाई टैरिफ्स लगाती थी ताकि वो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट कर पाए। इसने रिड्यूस कर दी थी एफिशिएंसी एंड कॉम्पिटिटिवनेस, हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज की जो एफिशिएंसी है और कॉम्पिटिटिवनेस है उसको खत्म कर दिया था, कम कर दिया था बहुत ज्यादा, जिससे स्लो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ हो रही थी। तो एम क्या था इस रिफॉर्म का कि इंक्रीज किया जाए इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। यानी जब बाहर से इंडस्ट्रीज इंडिया में आएंगी तो हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी हैं उनको भी डर लगेगा कि हाँ हमें इनके साथ कॉम्पीट करना है तो हमें अपना प्रोडक्ट अच्छा बनाना पड़ेगा, रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे अपनी इंडस्ट्रीज में, तभी हम बाहर की आईवी कंपनीज के साथ कह सकते कॉम्पीट कर पाएंगे, अदरवाइज ये हमें खत्म कर देंगी। तो इसलिए उन्होंने भी इंप्रूव करने की कोशिश स्टार्ट कर दी। तो पहला रिफॉर्म का एरिया ये था कि इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में थी उसको बढ़ाया जाएगा। फिर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है और टेक्नोलॉजी है उसके अंदर भी इजाफा लाया जाएगा, उसको भी इंक्रीज किया जाएगा। ठीक है, और प्रमोट करेंगे एफिशिएंसी ऑफ लोकल इंडस्ट्रीज। लोकल इंडस्ट्रीज की एफिशिएंसी को बढ़ाने की कोशिश करेंगे और नई नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की कोशिश हम लोग करेंगे। ठीक है, ओके, तो रिफॉर्म्स का एम तो ये था। ठीक है, तो क्या मेजर 3 पॉलिसी एक्शंस जो गवर्नमेंट लिए वो थे, पहला था कि वन सेकेंड, पहला था डिसमेंटलिंग ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। यानी कि हमने जो क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पे लगाए हुए हैं उसको आप क्या करो, रिड्यूस कर दो, उसको क्या करो, कम करो, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स पे लगाए हैं। और इसको फुल्ली रिमूव कर दिया गया ऑन मैन्युफैक्चर्ड कंज्यूमर गुड एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बाय अप्रैल 2001। यानी धीरे धीरे कम करने लगे और अप्रैल 2001 तक आते आते मैन्युफैक्चरिंग कंज्यूमर गुड्स और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स से क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन बिल्कुल ही हटा दिया। फिर जो टैरिफ रेट्स थे उनको भी कम कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया, और रिमूव कर दिया गया लाइसेंसिंग फॉर प्रोसीजर ऑफ फॉर इंपोर्ट्स। अगर आपको कोई सामान बाहर से मंगाना है उसके लिए बहुत ज्यादा लाइसेंसिंग की जरूरत पड़ती थी, तो उस लाइसेंसिंग को भी खत्म कर दिया गया। यानी कि इंपोर्ट लाइसेंसिंग को अबॉलिश कर दिया गया। लेकिन अभी भी कुछ सेक्टर थे जैसे कि हैजार्डस या एनवायरमेंटली सेंसिटिव इंडस्ट्रीज के लिए जो आपको लाइसेंस चाहिए उसके लिए लाइसेंस अभी भी लेने की जरूरत थी, बिकॉज ये सेंसिटिव एरियाज हैं। और जो एक्सपोर्ट ड्यूटीज, यानी अगर आपको कोई सामान बाहर भेजना है तो उसके ऊपर जो अभी तक आप ड्यूटी पे करते थे उसको भी क्या करा, कम कर दिया गया। इससे कॉम्पिटिटिव पोजीशन बनेगी इंडियन गुड्स की इन द इंटरनेशनल मार्केट। ठीक है, क्या बनेगी, कॉम्पिटिटिव पोजीशन बनेगी इंटरनेशनल मार्केट में ऑफ द इंडियन गुड्स। ओके, ठीक है, पढ़ते हैं आगे। पहला रिफॉर्म में 5 एरियाज के ऊपर काम किया गया, हमने पांचों एरियाज पढ़ लिए। दूसरा जो रिफॉर्म था वो था प्राइवेटाइजेशन, वो था प्राइवेटाइजेशन। तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, शेडिंग ऑफ द ओनरशिप और मैनेजमेंट ऑफ अ गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइज। यानी जब गवर्नमेंट अपनी ओनरशिप कम करे और प्राइवेट सेक्टर की ओनरशिप बढ़ाए कंपनीज में, उसको कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। यानी प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चीजें देने की जब कोशिश करती है गवर्नमेंट तो उसको कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, तो गवर्नमेंट एंटिटी क्या, विड्रॉल ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज। जब गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर कंपनीज की जो मेजर शेयर होल्डिंग है, यानी जो मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है वो प्राइवेट सेक्टर को देने लगे, ताकि प्राइवेट सेक्टर को ये एनकरेजमेंट हो कि हाँ इस कंपनी के मालिक यानी मेजर शेयर्स हमारे पास हैं, मालिकाना हक हमारा ज्यादा है, तो हम इसमें अपनी तरीके से काम करेंगे, एफिशिएंसी लाएंगे, इफेक्टिवनेस लाएंगे, अच्छे से काम करेंगे, कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे।
ठीक है, रिफॉर्म्स लाएंगे, तभी तो वो कंपनी प्रॉफिटेबल होगी और इकोनॉमिक ग्रोथ में सपोर्ट करेगी। तो गवर्नमेंट ने क्या करा कि अपनी जो ओनरशिप थी उसको रिडक्शन करने लगे और प्राइवेट सेक्टर की ओनरशिप बढ़ने लगी इन द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। फिर कहीं कहीं तो गवर्नमेंट ने ऐसे इंडस्ट्रीज जो काम नहीं कर रही थी उनको डायरेक्टली सेल कर दिया, आउटराइट सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज। जो कंपनीज बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं कर रही थी या लॉस में चल रही थी उनको गवर्नमेंट ने डायरेक्टली सेल कर दिया। ठीक है, तो प्राइवेटाइजेशन के अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो रिडक्शन इन द ओनरशिप और डायरेक्टली सेलिंग ऑफ द ओनरशिप या डायरेक्टली सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। ठीक है, ठीक है। फिर एक टर्म है डिसइन्वेस्टमेंट, ये भी प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड है। मतलब प्राइवेटाइजेशन कर दो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का बाय सेलिंग ऑफ पार्ट ऑफ द इक्विटी टू द पब्लिक। यानी कि जो मेजर इन्वेस्टमेंट जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में गवर्नमेंट का था उसको आप कम कर दो और प्राइवेट सेक्टर के पास या पब्लिक को आप ज्यादा ओनरशिप दो। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज क्या मतलब होता है? सेलिंग ऑफ द पार्ट ऑफ द इक्विटी। यानी इक्विटी क्या होती है? शेयर्स। शेयर्स मतलब ओनरशिप, जितने ज्यादा शेयर्स होंगे उतनी ज्यादा ओनरशिप होगी। तो उस ओनरशिप को गवर्नमेंट कम कर दे अपनी तरफ से और पब्लिक को दे दे, पब्लिक के पास ज्यादा ओनरशिप होनी चाहिए। ठीक है, गोल क्या था प्राइवेटाइजेशन का? इंप्रूव फाइनेंशियल डिसिप्लिन, फाइनेंशियल डिसिप्लिन को इंप्रूव करना, फैसिलिटेट करना मॉडर्नाइजेशन को, यूटिलाइज करना प्राइवेट कैपिटल और मैनेजरियल कैपेबिलिटीज को, ताकि जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है वो इंप्रूव हो पाए, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो पाए। और एनविजन करना, एनविसाज्ड टू प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग इम्पीटस टू एफडीआई, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जब भी कोई बाहर की कंपनी मोर देन 10% जो है शेयर होल्डिंग ले ले, इन्वेस्टमेंट कर दे किसी कंपनी में और 10% से ज्यादा शेयर होल्डिंग ले ले, तो वो एफडीआई कहलाता है। ठीक है, तो एफडीआई का फ्लो जो है वो इंक्रीज हो, जिससे बाहर की जो कंपनीज हैं वो इंडिया में आए, अपना पैसा इन्वेस्ट करें, जिससे फॉरेक्स भी बढ़ेगा और नई टेक्नोलॉजी, नई कह सकते हो सोच भी कंपनीज में आएंगी। ऑटोनॉमी दे दो, ग्रांटेड टू इम्प्रूव एफिशिएंसी, और उनको ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए ताकि उनकी जो एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव हो पाए। ओके, यहाँ पे हम कुछ डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट की पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में कुछ नवरत्नास थे। ठीक है, नवरत्नास, महारत्नास, मिनी रत्नास, जो बहुत अच्छे काम कर रहे थे, बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे थे। जैसे कि अकबर के टाइम पे, जब अकबर की एडमिनिस्ट्रेशन होती थी मुगल टाइम में, अकबर के टाइम पे, तो कुछ नौ नवरत्नास को रखते थे, जिनको नवरत्नास या रत्नास ये इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते थे जो बहुत ज्यादा खास थे उनके लिए। उसी तरीके से इंडिया में भी मतलब गवर्नमेंट के लिए भी उनकी कुछ ऐसी मेजर इंडस्ट्रीज थी जो उनके हाथ में थी और वो उनको नवरत्नास, महारत्नास और मिनी रत्नास का कैटेगरी स्टेटस देते थे, यानी कि वो इंडस्ट्रीज अच्छा परफॉर्म कर रही थी। ठीक है, तो ये इंस्पायर्ड कहाँ है? फ्रॉम द हिस्ट्री, इंस्पायर्ड बाय द 9 ज्वेल्स ऑफ द इंपीरियल कोर्ट ऑफ किंग विक्रमादित्य। ऑल्सो विक्रमादित्य ने भी हमारे क्या कहते हैं अपने टाइम पे 9 ज्वेल्स को रखा था, नवरत्नास को रखा था। ठीक है, और बाद में फिर अकबर ने रखा था। तो इसमें पॉलिसी मतलब क्या है कि इम्प्रूव एफिशिएंसी, इन्फ्यूज प्रोफेशनलिज्म। ठीक है, टू इम्प्रूव एफिशिएंसी, एफिशिएंसी बढ़ाओ यानी ज्यादा अच्छे से काम हो, प्रोफेशनलिज्म हो, लोग जो काम कर रहे हैं वो अच्छे से करें, प्रोफेशनल तरीके से करें, और ऐसा काम करें कि हम ग्लोबल मार्केट्स के साथ compete कर पाए। तो गवर्नमेंट आइडेंटिफाइज कुछ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जो इन तीनों ही चीजों पे परख मतलब ऊपर आ रही थी। ठीक है, चाहे वो एफिशिएंसी हो, प्रोफेशनलिज्म हो या ग्लोबल कॉम्पिटिशन हो, उसके ऊपर मेजर किया तो वो कंपनीज जो है अच्छा परफॉर्म कर रही थी। तो ऐसी कुछ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई करा और उनको ग्रांट देम ग्रेटर मैनेजरियल, यानी उनको ज्यादा मैनेजरियल, ऑपरेशनल और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दी। ठीक है, मैनेजरियल, ऑपरेशनल, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी का मतलब है कि उनके पास ज्यादा कह सकते हो काम करने की आजादी देती, यानी गवर्नमेंट का हस्तक्षेप जो है बहुत कम हो गया उन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी और जो इन इंडिकेटर्स पे अच्छा परफॉर्म कर रही थी, जो है वो एफिशिएंसी, प्रोफेशनलिज्म और कम्पीट ग्लोबली। ठीक है, तो फिर उन्होंने क्या करा, कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज जो बहुत ज्यादा अच्छी हैं उनको महारत्ना का स्टेटस दिया, जैसे कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड आईओसीएल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एसएआईएल, ये दो कंपनीज थी जिनको गवर्नमेंट ने महारत्ना का स्टेटस दिया। फिर उसके नीचे कुछ कैटेगरीज थी नवरत्नास की, यहाँ पे 9 इंडस्ट्रीज थी कुल मिला के। कुछ एग्जांपल्स की बात करूं तो एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, फिर एमटीएनएल महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, और फिर कुछ इंडस्ट्रीज थी जैसे कि उनको मिनी रत्ना का स्टेटस दिया गया, मिनी रत्ना का उनको स्टेटस दिया गया, जैसे कि 1 सेकेंड,
जैसे कि भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो कुछ इंडस्ट्रीज थी जो मिन्नतना का स्टेटस दिया गया। तो इनमें से काफी सारी जो इंडस्ट्रीज थी वो 1950 और 1960s के टाइम पे फॉर्म की गई थी फॉर सेल्फ रिलायंस, यानी कि ऐसी चीजें बनाना, खुद की सेल्फ सफिशिएंट बनाना, मतलब आपको किसी और पे निर्भर ना रहना पड़े, आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो आप खुद सेल्फ सफिशिएंट हो। प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करा गया और डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट एट नॉमिनल कॉस्ट, और ये काफी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहे थे। ओके, रिजल्ट ये रहा कि ग्रांटिंग स्टेटस, जब इनको ऐसे स्टेटस दे दिए, कैसे, महारत्ना के, नवरत्ना के और मिनी रत्ना के, और इनको ग्रांट कर दी गई ग्रेटर मैनेजरियल, ऑपरेशनल और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, तो उसके बाद रिजल्ट ये रहा कि इनकी परफॉर्मेंस और ज्यादा इंप्रूव हुई। हाउएवर जो स्कॉलर्स थे उन्होंने गवर्नमेंट को एलिज किया कि आप प्राइवेटाइज कर रहे हो इन इंडस्ट्रीज को इन्वेस्टमेंट के थ्रू, तो ये गलत है। इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग देम बिकम ग्लोबल प्लेयर्स, आप अगर आपके लिए इंडस्ट्रीज अच्छी हैं तो आप इनको डिसइन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हो, आप इसकी मेजर शेयर होल्डिंग प्राइवेट सेक्टर को क्यों दे रहे हो, क्यों आप नहीं इसमें इंप्रूवमेंट ला रहे हो और ये ऐसे इंडस्ट्री बना रहे हो कि ग्लोबल प्लेयर्स के साथ कॉम्पीट कर पाए। तो कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया इस वाले चीज पे। लेटली गवर्नमेंट ने डिसाइड करा कि वो रिटेन करेगी इनको, इन पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज को, और इनको एक्सपैंड करेगी ग्लोबली, और इनका रेवेन्यू जो है वो रेज करेगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने अल्टीमेटली डिसाइड करा कि हाँ, ये इंडस्ट्रीज हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनका जो स्टेटस है वो हमें ऐसा ही रखना है, और इनको ऐसा बनाना है कि ये ग्लोबल मार्केट में कॉम्पीट कर पाए। ओके, बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट रिफॉर्म जो है ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन क्या होती है? व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? आपके माइंड में भी आता होगा यार, ग्लोबलाइजेशन होता क्या है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी, जो हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी है हमारी कंट्री की, जब उसको इंटीग्रेट कर देते हैं, मिला देते हैं, जोड़ देते हैं विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, उसको कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। सिंपल डेफिनेशन है, इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है जिसमें ट्रांसफॉर्म किया जाता है, ट्रांसफॉर्मिंग द वर्ल्ड टूवर्ड्स, ट्रांसफॉर्मिंग द पूरा वर्ल्ड है टूवर्ड्स ग्रेटर इंटरडिपेंडेंस, यानी वर्ल्ड में कंट्रीज जो है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट है, यानी किसी एक कंट्री को किसी चीज की जरूरत है तो वो दूसरी कंट्री से ले रही है, इजिली ले रही है, और वो अगर किसी को प्रोवाइड करना चाहती है तो प्रोवाइड भी कर सकती है। तो ये क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग है एक वर्ल्ड जो ज्यादा इंटरडिपेंडेंट है, मतलब कि बॉर्डरलेस वर्ल्ड क्रिएट करना। बॉर्डरलेस वर्ल्ड, वैसे एग्जिस्टिंग बॉर्डर दिखेंगे आप, बट ट्रेड के मामले में बॉर्डर नहीं है। ट्रांसेंडिंग इकोनॉमिक, सोशल एंड जियोग्राफिकल बाउंड्रीज, और इकोनॉमिक, सोशल और जियोग्राफिक बाउंड्रीज को तोड़ते हुए एक बॉर्डरलेस वर्ल्ड क्रिएट करना। ग्लोबलाइजेशन के अंदर ही एक चीज होती है आउटसोर्सिंग। ठीक है, बट उससे पहले हम समझते हैं कि ग्लोबलाइजेशन में एक्चुअली में होता क्या है। ग्लोबलाइजेशन में हमारी जो इकोनॉमी है वो पूरे वर्ल्ड के साथ कनेक्ट हो जाती है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें कोई सामान बाहर बेचना है, यानी किसी कंट्री को उस सामान की जरूरत है जो हम बना रहे हैं, तो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी जरूरत हमें है, हम उसको नहीं बना रहे, तो हम बाहर से उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बोथ केसेस में, गुड्स के केसेस में भी होता है और सर्विसेज के केसेस में भी होता है। तो गुड्स की तो हमने बात कर ली कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या होता है, बट सर्विसेज क्या होती है, उसी को हम कहते हैं आउटसोर्सिंग। ठीक है, आउटसोर्सिंग यानी अपना काम किसी और से कराना। ठीक है, इसको कहते हैं आउटसोर्सिंग। तो व्हाट इज इट? ठीक है, क्या है, अ कंपनी हायर्स रेगुलर सर्विस फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेस। एक कंपनी है, वो अपनी जो सर्विसेज उसको चाहिए वो अपनी कंट्री में ना देके, मतलब अपनी कंट्री में जॉब ना देके दूसरी कंट्री में देती है जहां पे उसको चीप लेबर मिलती है, यानी कम पैसों में वो सर्विस उसको मिल जाए, जैसे कि बीपीओ। ठीक है, बीपीओ की एक सर्विस होती है जिसमें हम टेली कॉलिंग करते हैं, तो वो क्या होती है, वो होती है आउटसोर्सिंग। ठीक है, मोस्टली अदर कंट्रीज में होती है, और एमएनसी कंपनीज जो आज की डेट में है, जो फॉरेन बेस्ड कंपनीज जो इंडिया में है, वो क्या करती है, अपना जो सर्विस सेक्टर वाला काम है वो इंडिया में देती है, क्योंकि इंडिया में जो लेबर है वो चीप है, कम पैसों में सेम काम करती है। अगर यही काम बाहर किसी फॉरेनर को दिया जाएगा तो वो ज्यादा पैसे लेगा। ठीक है, तो इसी को कहते हैं आउटसोर्सिंग, की वो हमसे काम कराते हैं, हमें पैसा देते हैं, तो इसलिए इसका हमें भी फायदा है। हमारे
लिए क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है, हमें पैसे मिलते हैं, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आता है, विच वॉज प्रीवियसली प्रोवाइडेड इंटरनली। एग्जाम्पल लीगल एडवाइस, अगर किसी से लीगल एडवाइस लेनी है तो वो एक सर्विस है। कंप्यूटर सर्विस है, वो भी ले सकते हैं। एडवर्टीजमेंट है, सिक्योरिटी है, ये सभी चीजें क्या कर सकते हैं, हम आउटसोर्स कर सकते हैं, यानी किसी और कंट्री के पर्सन से काम करवा सकते हैं। बूम क्यों है, वाई द बूम? इंटेंसिफाइड बाय फास्ट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जो ये बूम है ये इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो इसका बूम बहुत तेजी से है। और डेटा जो हमारा सारा है वो डिजिटाइज हो रहा है, डिजिटल डेटा हो रहा है, तो ये और हेल्प कर रहा है आउटसोर्सिंग में। एंड ट्रांसमिटेड इन रियल टाइम ओवर कंट्री कॉन्टिनेंट्स। और जैसे जैसे हम इंटरनेट की अवेलेबिलिटी आ रही है हर कंट्री में, वैसे वैसे जो डेटा है वो तुरंत के तुरंत ट्रांसफर हो रहा है, रियल टाइम में ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। सर्विसेज आउटसोर्स टू इंडिया, जैसे कि वॉइस बेस्ड बिजनेस प्रोसेस, जिसको बीपीओ कहते हैं, ठीक है। फिर कॉल सेंटर्स हो गए, फिर रिकॉर्ड कीपिंग का काम हो गया, वो इंडिया में आ रहा है। अकाउंटेंसी का काम हो गया, बैंकिंग का, म्यूजिक रिकॉर्डिंग का, फिल्म एडिटिंग का, बुक ट्रांसक्रिप्शन का, क्लिनिकल एडवाइस, टीचिंग, ये सभी चीजें क्या है, आउटसोर्स की जा सकती हैं, ठीक है। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो हो सकता है कि जैसे ही हमारी हिंदी लैंग्वेज अगर कोई और किसी कंट्री का पर्सन समझता हो, तो वो भी यूट्यूब पे ये वीडियो देख सकता है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो हो रहा है एक तरीके से सर्विस प्रोवाइड करना, इसके बदले कोई पैसे चार्ज नहीं हो रहे, बट क्या है, एक तरीके से हम अपनी सर्विस दे रहे हैं ना वहां पे, तो ये हो गया काइंड ऑफ आउटसोर्सिंग। इंडिया को क्या एडवांटेज है इसमें? सर्विसेज अवेल्ड एट चीपर कॉस्ट विद रीजनेबल डिग्री ऑफ स्किल एंड एक्यूरेसी, ठीक है। इंडिया को एडवांटेज एडवांटेज है कि ये चीप कॉस्ट पे बाहर की कंपनीज को ये चीजें मिल रही हैं, ठीक है, और रीजनेबल डिग्री और स्किल के बेस पे ये काम हो रहा है, तो लो वेजेस रेट्स, स्किल्ड मैन पावर, दोनों ही इस चीज को सपोर्ट करती हैं, ठीक है। फिर ग्लोबल फुटप्रिंट की बात करें, ग्लोबल फुटप्रिंट की, तो किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन जो है ग्लोबली दिख रहा है कंट्रीज में, जैसे कि इंडिया की जो कंपनीज है वो एक्सपैंड कर रही हैं ग्लोबली, ठीक है, इंडियन कंपनीज आर एक्सपेंडिंग ग्लोबली। जैसे कि ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी, ठीक है, ओएनजीसी विदेश जो है ऑयल गैस एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट है, और इसमें 16 कंट्रीज में अपनी ब्रांचेस ओपन करी हैं, तो ये कह सकते हैं कि ग्लोबली क्या कर रही है, एक्सपैंड कर रही है कंपनी, इंडियन कंपनी। फिर टाटा कंपनी, जो टाटा स्टील कंपनी है, वो 1907 में स्टैब्लिश हुई थी, और अब ये टॉप 10 ग्लोबल स्टील कंपनी के अंदर इसका नाम आता है। ऑपरेशंस करती है ये 26 कंट्रीज में, और अपना सामान ये 50 कंट्रीज में बेचती है, जिसके अंदर ये 50,000 बाहर के लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करती है। फिर है HCL टेक्नोलॉजीज, ठीक है, ये टॉप 5 आईटी कंपनी में आता है इन इंडिया, और इसके ऑफिस जो है 31 कंट्रीज में ऑल ओवर वर्ल्ड, एम्प्लॉय करती है 15,000 पर्सन को अब्रॉड। फिर डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी, ठीक है, फ्रॉम स्मॉल सप्लायर टू ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स एंड रिसर्च सेंटर्स, तो ये सभी कंपनीज जो हैं इंडियन कंपनी, इनका बाहर जो है दिख रहा है कि हाँ ग्लोबली कितनी ज्यादा एक्सपेंड कर रही हैं, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ क्या है, डेटा है, दिखाया जा रहा है कि हाँ ग्लोबल फुटप्रिंट जो है इंडियन कंपनीज का बाहर ग्लोबली देखा जा रहा है। तो ये जो ट्रेड हो रहा है, सर्विसेज का ट्रेड हो या गुड्स का ट्रेड हो, इसको रेगुलेट करने के लिए किसी बॉडी की तो जरूरत है ना, अदरवाइज क्या है, कोई भी कंट्री क्या करेगी, एकदम से ट्रेड बंद कर देगी, या टैरिफ लगा देगी, या सब्सिडी दे देगी, जिसकी वजह से जो सामान है वो महंगा या सस्ता हो जाएगा इंटरनेशनल मार्केट में। तो इसको रेगुलेट करने की जरूरत है, तो उसके लिए एक बॉडी बनाई गई थी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO कहते हैं इसको, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और ये फॉर्म हुई थी इन द 1995, ठीक है, ये फॉर्म हुई थी 1995 में। इसके पहले इस बॉडी का नाम था जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, GATT, जो स्टैब्लिश हुई थी 1948 में, और उस टाइम पे 23 कंट्रीज वाज अ पार्ट ऑफ दैट, ठीक है, ओके। इसका पर्पस क्या है और इसकी एक्सपेक्टेशंस क्या है कि ये स्टैब्लिश करे एक ऐसा रूल बेस्ड ट्रेडिंग रिजीम जहां पे कोई आर्बिट्ररी रिस्ट्रिक्शंस ना लगाए ट्रेड के ऊपर, ठीक है, आर्बिट्ररी रिस्ट्रिक्शंस ना लगाए। एनलार्ज करो प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ सर्विसेज, ठीक है, जितनी ज्यादा बढ़ा सकते हो ट्रेड ऑफ सर्विसेज उसको भी बढ़ाओ, प्रोडक्शन को एनहेंस करो। एंश्योर करो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज एंड प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, हमें जो चीजें बनानी है वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के साथ बनानी है, और हमारे एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट रखना है, ये भी इसका एक पर्पस है। और फोर्थ पर्पस है कि फैसिलिटेट करना बायलेटरल और मल्टीलेटरल ट्रेड, बायलेटरल और मल्टीलेटरल ट्रेड को फैसिलिटेट करना बाय रिमूविंग द टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स, ठीक है, जैसे गवर्नमेंट इंडिया ने लगाए थे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को, उस तरीके की पॉलिसीज को ये लोग डिस्करेज करते हैं, हटवाने की कोशिश करते हैं कंट्रीज में, ठीक है। इंडिया का क्या रोल है?
इंपॉर्टेंट मेंबर है ये WTO की, फोर फ्रंट फॉर ऑफ फ्रेमिंग फेयर रूल्स, और इंडिया जो है हमेशा से अपनी कंट्री में जो ये रूल्स बताते हैं उनको इम्प्लीमेंट करता आया है, नए नए तरीके के रूल्स इम्प्लीमेंट करता है जो कि बहुत ज्यादा फेयर तरीके से इम्प्लीमेंट करता है, एडवोकेट करता है फॉर द डेवलपिंग वर्ल्ड, kept commitments by removing quantitative restrictions and reducing tariffs, और इंडिया ने इनकी जो कमिटमेंट थी उनको एक्सेप्ट करा और अपनी कंट्री में जो क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस थे उनको हटा दिया और टैरिफ्स को भी रिड्यूस कर दिया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आता है कि क्या क्रिटिसिज्म होता है कि क्या WTO की मेंबरशिप यूजफुल है इंडिया के लिए। देख लेते हैं। देखिए, जो मेजर ट्रेड है वो अकर होता है अमंग डेवलप्ड नेशंस के साथ, जैसे यूएस है, ब्रिटेन है, यूरोपियन नेशंस हैं, ठीक है, रशिया है, चाइना, तो चाइना तो नहीं है, सॉरी, रशिया, तो इनके साथ जो है डेवलप्ड नेशंस के साथ मेजरली ट्रेड होता है। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको चीटेड फील होता है कभी कभी, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज के पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा अच्छे से रिसोर्सेज हैं। ठीक है, तो डेवलपिंग कंट्रीज चाहती हैं कि हमें कुछ एक एडवांटेज मिलना चाहिए, क्योंकि हम अभी डेवलप हो रहे हैं, अभी डेवलप तो हुए नहीं है। तो कभी कभी जब WTO रिस्ट्रिक्शंस लगाता है हमारे ऊपर तो हमें बहुत चीटेड फील होता है। दे आर फोर्स टू ओपन मार्केट्स, वो चाहते हैं कि हम अपनी सारी मार्केट ओपन कर दें, क्योंकि अभी हम इतने अच्छे से डेवलप नहीं हुए हैं, तो अगर हम अपनी पूरी मार्केट ओपन कर देंगे तो जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है वो तो खत्म हो जाएंगी। ठीक है, बट डेवलप्ड कंट्रीज फाइल कंप्लेंट्स ओवर एग्रीकल्चरल सब्सिडीज एंड ब्लॉक मार्केट एक्सेस। हमारे एग्रीकल्चर को जरूरत है सब्सिडीज की, क्योंकि अभी भी हमारे जो एग्रीकल्चर में काफी लोग हैं वो बहुत ज्यादा पुअर हैं, इतने ज्यादा पैसे नहीं है कि वो फर्टिलाइजर्स को, सीड्स को अपने खुद के बलबूते पे खरीद पाए। तो गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, उनको सस्ते दामों पे चीजें प्रोवाइड करती है। बट डेवलप्ड कंट्रीज ये कहती है कि ये जो आप चीजें सस्ते दाम में प्रोवाइड कर रहे हो, इसकी वजह से जो आपका सामान जब हमारे देश में आएगा तो बहुत सस्ता आएगा, क्योंकि उनको सस्ता पड़ा है तो वो सस्ते में आगे बेचेंगे। लेकिन इसकी वजह से हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है, डेवलप्ड कंट्री की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है, वो जो सामान बना रही है वो महंगा है आप जो सामान बना रहे हो वो सस्ता है, तो आपका सामान बिकेगा, हमारा नहीं बिकेगा। तो ऐसा वो क्लेम करते हैं और फाइल करते हैं कंप्लेंट इन द WTO की इन कंट्रीज को बोलो कि सब्सिडीज ना दे अपने फार्मर्स को। ठीक है, तो इस तरीके से वो एक्सेस ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं। तो ये काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म है कि हाँ, एक डिसएडवांटेज है WTO का यहाँ पे। ओके, तो अब हम समझेंगे इंडियन इकोनॉमी रिफॉर्म्स के टाइम पे कैसी थी, इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द रिफॉर्म्स, और एक असेसमेंट लेंगे क्या पॉजिटिव रहे इस जो रिफॉर्म थे इनके क्या पॉजिटिव रहे। देखो, देखा जाए 1980-1990 में जो एग्रीकल्चर था उनका जो कंट्रीब्यूशन था GDP में वो था 3.6%, फिर 1992 में 3.3%, फिर 2.3, फिर 3.2, मतलब ये टाइम पीरियड आप देखते रहिए, 1.5, 4.2, 4.8। ठीक है, तो अगर आप देखें एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन जो ग्रोथ हुई है GDP में वो बहुत ज्यादा नहीं हुई, क्योंकि एग्रीकल्चर पहले से ही काफी अच्छा था हमारा। ठीक है, तो ग्रोथ जो है बहुत ज्यादा नहीं हुई, कुछ ईयर्स में कम भी हुई, जैसे कि यहाँ पे 2007 में कम भी हुई, 2007 में कम भी हुई, बट अल्टीमेटली हमारी जो है 4.8 की ग्रोथ रेट रही। ठीक है, फिर अगर बात करें इंडस्ट्रीज की तो ये 7.1 थी, जो कि इंक्रीज हो गई टिल 12.7, तो इसमें एक ग्रोथ देखने को मिला है, ईयर आफ्टर ईयर ग्रोथ होती गई इसमें और 12.7 तक पहुंच गई। सर्विस सेक्टर की बात करें तो 6.7 से ये 9.2% बढ़ी, तो ऑब्वियसली बात है कि इसमें भी इंक्रीमेंट हुआ। ओके, इसमें भी इंक्रीमेंट हुआ। ओके, सो डेटा एनालिस्ट के हिसाब से करें तो पोस्ट 1991 इंडिया ने विटनेस किया रैपिड GDP ग्रोथ फॉर 2 डिकेड्स, यानी आने वाले 20 साल के अंदर एक रैपिड ग्रोथ देखने को मिली, यानी 5.6% इन 1980-91 टू 8.2% इन 2007-12। ठीक है, GDP ग्रोथ मेनली ड्रिवन बाय द सर्विस सेक्टर, और देखा गया कि जो GDP ग्रोथ है वो मेजरली जो है सर्विस सेक्टर से ज्यादा ग्रो कर रहा है। ठीक है, एज कम्पेयर टू द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो कि 9.8% के हिसाब से है फॉर 2014-15। ठीक है, ओके, जैसे यहाँ पे आप ग्रोथ देखोगे तो 10% की ग्रोथ दिख रही है 2007-12 में। ठीक है, अगर बात करें इन्वेस्टमेंट्स की एंड रिजर्व्स की, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो कि FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट,
और FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अब आप बोलोगे FDI और FII में क्या डिफरेंस है? देखो FDI जो होता है उसमें कोई फॉरेन इंडस्ट्री या कंपनी यहाँ पे आके इंडिया में इन्वेस्ट करती है किसी कंपनी में और उसके मोर देन 10% शेयर परचेज करती है। तो FDI में क्या होता है? मोर देन 10% शेयर परचेज कर लेती है। और FII में जो है वो लेस देन 10% होता है। ठीक है, लेस देन 10% शेयर परचेज करती है, चाहे वो 9 हो 8 हो जितना भी हो, बट वो लेस देन 10 होता है। और FDI में 10% से ज्यादा होता है, इसलिए उसको FDI कहते हैं। तो इसका हमें डिफरेंस पता चल गया। तो FDI और FFI जो है स्काई रॉकेटेड, यानी $100 मिलियन जो 1990 से 1991 में था वो बढ़ गया टू $30 बिलियन इन 2017-18। तो काफी ज्यादा ह्यूज इंक्रीमेंट यहाँ पे देखने को मिला। ठीक है, फिर बात करें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो थे वो $6 बिलियन थे 1990-91 में, वो बढ़ गए टू $413 बिलियन, जो बहुत ज्यादा बढ़े, यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी बहुत ज्यादा बढ़े। तो इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट होल्डर्स इन द वर्ल्ड। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात करें तो चाइना के बाद इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होल्डर। ठीक है, ठीक है, हमने देख लिया। एक्सपोर्ट की भी सक्सेस थी कि ऑटो पार्ट्स, फार्मास्यूटिकल गुड्स, इंजीनियरिंग गुड्स, IT सॉफ्टवेयर एंड टेक्सटाइल, ये जो है बहुत ज्यादा तेजी से एक्सपोर्ट होने लगे दूसरी कंट्रीज में। और जो इन्फ्लेशन था, जो राइजिंग प्राइसेस थे, अभी तक जो प्राइस बढ़ रहे थे कमोडिटीज के, वो भी कंट्रोल में आ गए। तो हमने पॉजिटिव्स तो देख लिए रिफॉर्म्स के, बट अब कुछ नेगेटिव्स भी देखते हैं, क्रिटिसिज्म भी देख लेते हैं। ठीक है, ओके। सो पहला क्रिटिसिज्म ये है कि ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट में क्या फर्क पड़ा। ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट में देखा गया कि जॉबलेस ग्रोथ है, यानी ग्रोथ तो हो रही है बट एम्प्लॉयमेंट उतनी तेजी से नहीं हो रही। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही, यानी GDP ग्रोथ रेट जो है इंक्रीज कर रहा है, बट जो स्कॉलर्स पॉइंट आउट करते हैं दैट इट हैज नॉट जनरेटेड सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, यहाँ पे केस स्टडी है, महादेव केस स्टडी। डिबेट ये कि शुड एग्रीकल्चर सब्सिडीज बी रिमूव्ड टू मेक द सेक्टर ग्लोबली कॉम्पिटिटिव। क्वेश्चन उठता है कि क्या हमें एग्रीकल्चर सब्सिडीज को हटा देना चाहिए ताकि हम ग्लोबल मार्केट में क्या कर पाए, कॉम्पीट कर पाए। तो स्टोरी ये है कि महादेव एक फार्मर है अनंतपुर, जो कि एक ड्रॉट प्रोन रीजन है आंध्र प्रदेश में, और ये ग्राउंडनट की खेती करते हैं आधे पे और आधे ऑन एन सॉरी क्या है, एक मिनट, ग्रोस ग्राउंडनट ऑन हाफ ऑफ एन एकड़, यानी ग्राउंडनट की खेती करते हैं, उनके पास जमीन है आधी एकड़ की। ठीक है, प्री क्राइसिस कॉस्ट इनकम, तो ये जो स्पेंड करते थे वो 10,000 रुपए स्पेंड करते थे सीड्स पे, फर्टिलाइजर पे, लेबर पे, बुलक पे, मशीनरी पे। और इसके वजह इनको 2 क्विंटल्स मतलब जो इनकी कह सकते हैं क्रॉप उगती थी, उसमें से ये 2 क्विंटल जो है बेच देते थे एट ₹7,000 ईच। ठीक है, 7,000 ईच, यानी इनको 14,000 रुपए की इनकम होती थी। और बाकी का जो ये कह सकते हैं ग्रोथ होती थी, क्रॉप्स की जो आउटपुट निकलता था, वो अपनी सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज करते थे। बट पोस्ट रिफॉर्म कुछ प्रॉब्लम्स हुई, रिफॉर्म्स के बाद कुछ प्रॉब्लम्स हुई। क्या प्रॉब्लम्स हुई कि नो मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स वाज देयर, कोई मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट नहीं था, क्रॉप की डिजीज लग गई। फिर लोअर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट ने सब्सिडीज पे, फर्टिलाइजर्स पे जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कर रही थी उसको रिड्यूस कर दिया। लेस रिसर्च एक्सटेंशन वर्क। ठीक है, तो सब्सिडी रिड्यूस कर दी गई ऑन मटेरियल, जिसकी वजह से इनकी जो कॉस्ट थी वो बढ़ गई, यानी पहले इनको फायदा होता था बट अब इनकी कॉस्ट बढ़ गई। तो लोकल मार्केट्स जो हैं वो फ्लड हो गए, फ्लड विद द चीप इंपोर्टेड एडिबल ऑयल्स। और जो चीजें जैसे ग्राउंडनट हो गई, बाकी सारी चीजें हो गई, वो बाहर से जब आने लगी तो वो सस्ते दामों पर मिलती थी यहाँ पे, तो इनके लिए बहुत दिक्कत हो गई। रिजल्ट ये रहा कि ये कैनॉट सेल ग्राउंडनट एट अ प्राइस टू कवर कॉस्ट। ठीक है, यानी कि इनके लिए बहुत दिक्कत होगी कि अभी तक ये जो अपनी कॉस्ट कवर कर पा रहे थे, यानी 10,000 रुपए की जो सीड्स अप्लाई करते थे उसके बदले 14,000 की इनकम होती थी। ठीक है, यहाँ पे 10,000 रुपए की सीड्स और ये सब में जो खर्च करते थे 14,000 की इनकम होती तो कवर हो जाता था, 4,000 लेफ्ट बचता था। बट अब तो ये हो गया कि ये अपना सामान ग्राउंड नट बेच ही नहीं पा रहे, मूंगफली बेच ही नहीं पा रहे, तो इनके लिए प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है, तो ये एक असेसमेंट है, मतलब हमने यहाँ पे असेसमेंट देखा कि ये जॉबलेस ग्रोथ दिखा रहा है, और एक केस स्टडी हमने यहाँ पे देखी। ठीक है, दूसरी असेसमेंट है, दूसरा क्रिटिसिज्म ये है कि रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर लाया गया जो जिसकी वजह से ग्रोथ जो है डी एक्सेलरेट हो गई। ठीक है, डी एक्सेलरेट हो गई, और रिफॉर्म्स जो इंडस्ट्रीज में लाए वो भी स्लो डाउन हो गए। कैसे, देखो, जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फेल था, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट था वो नीचे आ गया।
पब्लिक इन्वेस्टमेंट ड्रॉप्ड इन इरिगेशन, पावर, रोड, मार्केट लिंकेजेस, रिसर्च एक्सटेंशन, जो क्रूशियल है ड्यूरिंग द ग्रीन रेवोल्यूशन। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट थी वो पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट की तरफ से जो इन्वेस्टमेंट थी वो कम हो गई, रिड्यूस हो गई। फिर जो सब्सिडी थी वो भी गवर्नमेंट नहीं देती थी अब। पार्शियल रिमूवल ऑफ फर्टिलाइजर सब्सिडी इंक्रीज प्रोडक्शन कॉस्ट, जिससे प्रोडक्शन कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ गई, जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा केस स्टडी में क्या हुआ था, जिसने सीवियरली अफेक्ट करा स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को। फिर इंटरनेशनल कंपटीशन बढ़ गया क्योंकि बाहर की इंडस्ट्रीज यहाँ पे आके सेटअप हो गई, और इंपोर्ट ड्यूटीज हटाने की वजह से, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लोअर करने की वजह से, और क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस की हटाने की वजह से क्या हुआ, बाहर के जो सामान थे वो इंडिया में बहुत इजीली आने लगे, जिसकी वजह से क्या हुआ, इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ गई। ठीक है, और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड शिफ्ट हुआ, यानी शिफ्ट फ्रॉम फूड ग्रेन्स टू कैश क्रॉप्स, यानी अब कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर बढ़ने लगा, इसने प्रेशर पुट करा ऑन द डोमेस्टिक फूड प्राइसेस, जिसकी वजह से डोमेस्टिक फूड थे उनके प्राइसेस जो है बढ़ने लग गए। ठीक है, बात करें अगर इंडस्ट्रीज की, तो यहाँ पे डिमांड जो है डिक्रीज हो गई, रिप्लेस्ड बाय द चीपर इंपोर्ट्स, क्योंकि जो सामान बाहर से आ रहा था वो ज्यादा सस्ता था, क्योंकि वो मशीन मेड गुड था, वो बहुत ज्यादा हाईली एफिशिएंट तरीके से बनाया गया, तो जिसकी कॉस्ट बहुत कम लगी थी, तो यहाँ आके वो सस्ते में बिका, जिसकी वजह से जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी उनके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर हो गया। ठीक है, फिर इन एडुकेट इन्वेस्टमेंट यानी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि पावर सप्लाई रिमेन्स इन एडुकेट, काफी एरियाज ऐसे थे जहां अभी भी पावर सप्लाई नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। वल्नरेबिलिटी की बात करें तो डेवलपिंग कंट्रीज फोर्स टू ओपन द टू फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स कैपिटल, हर्टिंग लोकल इंडस्ट्रीज एंड जॉब्स। जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी उनको फोर्सफुली ओपन होना पड़ा, मार्केट ओपन करनी पड़ी, जिसकी वजह से क्या हुआ, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड कैपिटल होने लगा, जिससे लोकल इंडस्ट्रीज को काफी ज्यादा दिक्कतें आई, हर्ट हुआ। और नॉन टैरिफ बैरियर जैसे कि इंडिया रिमूव कर देता है टेक्सटाइल कोटा, ठीक है, बट यूएसए केप्ट कोटा रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया एंड चाइना। तो ये जो नॉन टैरिफ बैरियर्स थे इसने भी काफी ज्यादा दिक्कत पहुंचाई टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, यानी नॉन टैरिफ बैरियर मतलब टैरिफ के अलावा वाली चीजें, जैसे कि कोटा, यानी कि इतना ही सामान आप यूएस में भेज सकते हो, इससे ज्यादा नहीं भेज सकते, तो उन्होंने कोटा नहीं हटाया, इंडिया ने हटा दिया, बट उन्होंने कोटा हटाया, तो इसकी वजह से भी हम सामान वहां नहीं भेज पा रहे, तो हमारे लिए यहाँ पे भी प्रॉब्लम है। तो देखा गया कि क्रिटिसिज्म में एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों को ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। और बात करें अगर थर्ड क्रिटिसिज्म की, तो देखा जाए तो टारगेट वर्सेस अचीवमेंट, अगर देखा जाए तो 1991 में 92 टारगेट ऑफ रुपीज 2500 करोड़ अचीव्ड एंड रुपीज 3040 करोड़, एक सेकेंड, सॉरी, टारगेट और अचीवमेंट की बात करें तो 1991-1992 में टारगेट था कि 2500 करोड़ रुपए हमें गेन करने हैं, लेकिन हमने उससे ज्यादा ही अचीव करा, 3040 करोड़ अचीव किया। और 2017-18 में टारगेट था 1 लाख करोड़ का और अचीव हुआ 1,57 करोड़। ठीक है, क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के जो एसेट्स हैं वो अंडर वैल्यूड सेल किए गए, यानी डिसइन्वेस्टमेंट जो किया गया, यानी अपनी जो शेयर होल्डिंग थी प्राइवेट सेक्टर को बेची गई, वो अंडर वैल्यू पे सोल्ड हुए। ठीक है, और सोल्ड आउटराइट टू द प्राइवेट सेक्टर, जिससे गवर्नमेंट को लॉस हुआ। बट देखो टारगेट यहाँ पे क्या था, 2500 करोड़, हमें मिले 3040 करोड़। फिर 2017-18 में टारगेट था 1 लाख करोड़, हमें मिले 1,57 करोड़। यानी कि हमारे लिए तो यहाँ पे टारगेट जो है, हमारी अचीवमेंट ज्यादा है, बट क्रिटिक्स कहते हैं कि ये आपने कम दामों पे बेचा, कम दामों पे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को आपने प्राइवेट सेक्टर को बेचा, जिससे जो लॉस है वो हुआ है गवर्नमेंट को। और जो प्रोसीड्स, जो पैसा यहाँ से आया है, उसको यूज किया गया टू ऑफसेट रेवेन्यू शॉर्टेजेस, यानी कि जो रेवेन्यू की शॉर्टेज हो रही थी उसको बीट करने के लिए आपने ये पैसा इन्वेस्ट करा, ना कि डेवलपमेंट पर्पस के लिए, यानी ना कि डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। तो क्या सेलिंग गवर्नमेंट प्रॉपर्टी इज द बेस्ट वे टू इंप्रूव एफिशिएंसी, ये क्वेश्चन उठता है। रिफॉर्म्स एंड फिस्कल पॉलिसीज की बात करें तो पब्लिक एक्सपेंडिचर लिमिट्स प्लेस्ड ऑन सोशल सेक्टर, यानी पब्लिक सेक्टर जो एक्सपेंडिचर करता था उसको, उसके ऊपर लिमिट लगाई, जो सोशल सेक्टर में इन्वेस्ट करता, लाइक एजुकेशन है तो उसके ऊपर लिमिट लगा दी थी। टैक्स रिडक्शन डिड नॉट रिजल्ट इन इंक्रीज टैक्स रेवेन्यू, जो टैक्स रिड्यूस हुए थे उससे कोई बहुत ज्यादा मेजर फायदा हुआ नहीं। ठीक है, लोगों ने टैक्स देना चालू नहीं किया उतने अच्छे से। जो टैरिफ रिडक्शन किया था उसने कस्टम ड्यूटीज जो आती थी अभी तक वो भी खत्म कर दी, वो भी कम कर दी, क्योंकि टैरिफ से कम कस्टम ड्यूटी से रेवेन्यू तो आता था, वो भी कम हो गया, यानी बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ टैरिफ हटाने का। टैक्स इंसेंटिव्स प्रोवाइडेड टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर फॉर द रिड्यूस टैक्स को, और टैक्स इंसेंटिव दिया गया था कि फॉरेनर यहाँ आके कंपनी खोलेंगे और उनको टैक्स में छूट मिलेगी, बट उससे भी बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ।
तो रिजल्ट ये रहा कि नेगेटिव इंपैक्ट रहा ऑन द डेवलपमेंट एंड वेलफेयर एक्सपेंडिचर। यानी कि रिफॉर्म्स का तीन अगर क्रिटिसिज्म हम बात करें तो पहला था कि जॉबलेस ग्रोथ थी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई नहीं। फिर दूसरी जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं देखी गई, ना ही इंडस्ट्रीज में। एंड फिर हमारा जो फिस्कल पॉलिसीज थे और डिसइन्वेस्टमेंट जो किया था उससे भी बहुत ज्यादा मेजर फायदा नहीं हुआ इन द डेवलपमेंट एंड वेलफेयर सेक्टर। ठीक है, और यहाँ पे एक केस स्टडी है, ये देख लेते हैं। ये सिरिसिला ट्रेजेडी क्या हुआ था, पावर सेक्टर रिफॉर्म्स लाए गए थे जिसने रिमूव किए थे सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी को हटा दिया था, जिससे स्टीप टैरिफ राइज हुआ, पावर लूम वीवर्स वेजेस कट कर दिए गए, 50 वर्कर्स कमिटेड सुसाइड इन सिलसिला आंध्र प्रदेश। तो ये बहुत नेगेटिव चीज हुई थी बाय जब गवर्नमेंट ने पावर सेक्टर में इलेक्ट्रिसिटी की जो सब्सिडी मिलती थी वो हटा दी थी। उसके बाद 50 वर्कर्स ने कमिट किया था सुसाइड इन द सिलसिला आंध्र प्रदेश। ठीक है, सो ये एक क्रिटिसिज्म बहुत ही है, मतलब ऐसा गवर्नमेंट को मतलब एकदम से ये स्टेप नहीं लेना चाहिए था। बट तो यही क्वेश्चन उठता है कि ये जो स्टेप लिए गए टैरिफ रिडक्शन के और सब्सिडी हटाने के, क्या ये फ्रूटफुल रहे? कंक्लूजन की बात करें तो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। पॉजिटिव ये है कि ग्रेटर एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट, हाँ मिला, हम एक्सपोर्ट बढ़ा पाए, ग्रेटर एक्सेस था मार्केट का, हाँ ठीक है। फिर एक्सेस टू हाई टेक्नोलॉजी, हमें हाई टेक्नोलॉजी को एक्सेस मिल गया, ठीक है, हाँ मिल गया। बाहर से कंपनी यहाँ आती थी और यहाँ पे अपनी जो टेक्नोलॉजी थी वो भी लेके आती थी। लाइक एफडीआई जब करते थे तो बाहर की टेक्नोलॉजी आती थी, हाँ हेल्प मिली। इंक्रीज पॉसिबिलिटी फॉर लार्ज इंडस्ट्रीज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज टू बिकम इंपॉर्टेंट ग्लोबल प्लेयर्स। ऑल्सो हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी वो फॉरेन मार्केट में जाके जो है ग्रो करी, एक्सपैंड करी, ग्लोबली हमने देखा, और वो ग्लोबल प्लेयर्स के साथ कॉम्पीट करने लग गई। क्रिटिकल व्यू की बात करें, थ्रेट क्या था कि स्ट्रेटजी ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज टू एक्सपैंड देयर मार्केट्स। ठीक है, ये एक स्ट्रेटजी थी डेवलप्ड कंट्रीज की, वो अपने मार्केट को एक्सपैंड करें इंडिया में। ठीक है, एक स्ट्रेटजी थी ये। कंप्रोमाइज वेलफेयर एंड आइडेंटिटी ऑफ पुअर कंट्रीज, और इसने कॉम्प्रोमाइज करा है वेलफेयर के साथ और आइडेंटिटी ऑफ पुअर कंट्रीज के साथ। मार्केट ड्रिवन ग्लोबलाइजेशन वाइडन्स इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज अमंग नेशंस एंड पीपल। और ये जो मार्केट ड्रिवन ग्लोबलाइजेशन था इससे इकोनॉमिक डिस्पैरिटी और ज्यादा बढ़ गई, ना कि कम हुई, अमंग द नेशंस एंड पीपल। और अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो क्राइसिस वॉज एन आउटकम ऑफ डीप रूटेड इनइक्वालिटीज। क्राइसिस इसलिए था बिकॉज डीप रूटेड इनइक्वालिटीज थी। एक्सटर्नली एडवाइज पॉलिसी पैकेज फर्दर एग्रीवेटेड इनइक्वालिटीज। ठीक है, और ज्यादा इनइक्वालिटी बढ़ा दी जो ये पॉलिसी पैकेज आया। फिर इंक्रीज इनकम कंजम्पशन ओनली फॉर हाई इनकम ग्रुप्स। ये जो कंजम्पशन हो भी रहा था, जो चीजें हो रही थी, कंजम्पशन हाई कंजम्पशन हो रहा था, डिमांड जनरेट हो रही थी, वो सिर्फ हाई इनकम ग्रुप्स के लिए हो रही थी। और ग्रोथ जो है सिर्फ सेलेक्टेड सेक्टर में ही थी, जैसे सर्विस सेक्टर में भी टेलीकॉम, आईटी, फाइनेंस, एंटरटेनमेंट, रियल एस्टेट, ट्रैवल, रेदर देन द वाइटल सेक्टर जैसे कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री विच प्रोवाइड लाइवलीहुड टू मिलियंस। क्योंकि यहीं पे सबसे ज्यादा लोग एम्प्लॉयड होते हैं, तो उनको इतना ज्यादा फायदा नहीं हुआ ना, बल्कि सर्विस सेक्टर को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। और यहाँ पे क्या होता है कि लोग कम एम्प्लॉयड होते हैं और ग्रोथ ज्यादा दिखती है। ठीक है, तो ये कुछ फ्लैश कार्ड्स हैं, आप इसको रोक के देख सकते हो। ठीक है, इसमें सारी चीजें डिस्कस हुई हुई हैं। और अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 की तरफ। ठीक है, एंड इसका नाम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। ठीक है, तो देख लेते हैं कि क्या है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ओके,